नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां के गावा प्रखंड में के राजीव हॉस्टल में ऑपरेशन के 1 घंटे बाद एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खरसान पंचायत के ललकिमटिया गांव निवासी मोहम्मद निजाम ने अपनी पत्नी को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया था, जहां उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके महज 1 घंटे के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। पति का यहां पर आरोप है कि मौत होने के बाद भी अस्पताल के डॉक्टर दिलासा देते रहे कि उसकी मौत नहीं हुई है और उसे रांची लेकर जाना पड़ेगा। बाद में हार्ट अटैक से मौत की जानकारी दी गई। इधर महिला की मौत के बाद डॉक्टर और कर्मचारी क्लिनिक छोड़कर फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। और देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कैसे हुई महिला की मौत। सवाल ये भी कि क्या डॉक्टरों ने मौत की बात छिपाई, क्योंकि ऑपरेशन के महज 1 घंटे बाद मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी परिजनों को दिलासा दिया जा रहा था। डॉक्टरों ने मौत की बात आखिर क्यों छिपाई, ये भी एक अहम सवाल है। सवाल ये भी कि अस्पताल से आखिर डॉक्टर क्यों भागे। सवाल ये कि मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, दोषियों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से हमारे सहयोगी एजाज अहमद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एजाज, इस वक्त अस्पताल में किन किन की मौजूदगी है, चूंकि डॉक्टर और जो नर्स है वो फरार बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी दीजिए कि परिजनों से आपकी बात हुई हो, क्या कुछ डिटेल में उन्होंने बताया। पहले आपको बता दें कि यहाँ पे क्या सिचुएशन अभी बना हुआ है। जैसे ही ये घटना घटी है, घटना घटने के बाद अस्पताल के सारे स्टाफ और डॉक्टर फरार हो गए हैं। इससे कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई थी और उन्हीं का परिणाम है कि इस औरत की मौत हुई है। और जिसके बाद डॉक्टरों को भी पता था कि मामला बिगड़ सकता है, उनके साथ मारपीट भी हो सकती है। जिसे देखते हुए, सिचुएशन को भांपते हुए तमाम जो यहाँ के अस्पताल के कर्मी थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, वो फरार अभी चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, जिन महिला की मौत हुई है उनके परिजनों में गुस्सा व्याप्त है, क्योंकि उनसे पहले छुपाया गया कि महिला की मौत हो चुकी है। क्योंकि फिर बताया गया कि नहीं, इसे रांची भेजा जाएगा। उसके 1 घंटे के बाद ही बताया गया कि नहीं, इस महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन दरअसल एक्चुअल मामला यहाँ पे यह है कि अस्पताल ये एक प्राइवेट निजी क्लिनिक है, जिसके लगातार लाइसेंस को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये अवैध रूप से संचालित है। बहरहाल ये अभी जांच का विषय है कि आखिर मामला क्या है। लेकिन यहाँ पे साफ देखा जा सकता है अस्पताल में कि जितने बड़े बड़े इलाज के, ऑपरेशन के यहाँ पे दावे करते हैं, उतना फैसिलिटी है यहाँ पे नहीं। पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह के धंधे चलाए जा रहे हैं और इनका कीमत गरीब लोग अपनी जान देकर गंवा रहे हैं। वही एजाज, कितने वक्त से ये निजी क्लिनिक चल रहा था? बताया जा रहा है कि पिछले 1 से 1.5 वर्षों से चल रहा है। हालांकि किन्हीं लोगों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से चल रहा था। बावजूद अभी तक शिक्षा विभाग ने इस मामले को जांच में संज्ञान में क्यों नहीं लिया था, यह भी एक अपने आप में सवाल है। वहीं लगातार जिस तरह से इस मामले को लेकर के परिजनों में, आसपास के लोगों में गुस्सा व्याप्त है, वो साफ देखा जा सकता है। और अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है, अस्पताल में कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल, चलिए एजाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, तमिलनाडु में बंधक बने दुमका के 8 मजदूरों को पुलिस ने रिहा कराने में सफलता हासिल की है। उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में 450 रुपए प्रतिदिन देने का झांसा देकर ले जाया गया था, लेकिन इन्हें ईंट भट्टा में काम में लगा दिया गया। इतना ही नहीं, मना करने पर इनके मोबाइल फोन, आधार कार्ड के साथ ही दूसरे दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए। इसकी जानकारी मिलने पर दुमका पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से सभी का रेस्क्यू किया है। रिहा कराए गए मजदूरों में 5 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। इनके बारे में जुर्मंडी के जोनाथन किस्को ने थाने में आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस से संपर्क साधा और फिर उन्हें रिहा कराकर सकुशल दुमका लाया गया। और बाबा भोलेनाथ के भक्तों को भोले के दरबार में सुगम जल अर्पण के लिए
शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था की गई है। इस बार नई व्यवस्था के तहत कूपन सिस्टम को बदलकर डिजिटल कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका कई बार ट्रायल किया गया। आज इसका फाइनल ट्रायल लिया गया, लेकिन यह व्यवस्था कुछ ही समय में ध्वस्त हो गई। यहाँ शीघ्र दर्शनम की कतार इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि पुलिस कर्मियों के पसीने छूटने लगे। बाद में पुरानी व्यवस्था के तहत ही श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया गया। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि श्रावणी मेले के दौरान ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को इस व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए QR कोड युक्त डिजिटल कार्ड की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इसे पंच कर श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लोगों की अगर माने तो ये व्यवस्था दुरुस्त बिल्कुल नहीं है और श्रावणी मेले से पहले इसे ठीक करना बेहद महत्वपूर्ण है। दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये है सर, पास लिए हैं और अभी से 2 घंटा से खड़े हैं और अभी तक अंदर गए नहीं। कहाँ से आए? मेरा घर भागलपुर नौगछिया। हाँ, 2 घंटा से खड़े हैं। जी, आज का तो फैल मार गया। हाँ, वो टोकन भी नहीं चला नया वाला बढ़िया से। फिर से तो वही व्यवस्था लागू हो गई। हाँ, सरकार को अगर देखना है तो उमा हवन में वहाँ पर अपना जितना भी है श्रद्धालु वहाँ पर टोकन वाला लगे, तभी सुविधा हो सकती है। रोड पर लाइन, ये जब मंदिर के अंदर में एंट्रेंस और फिर वहीं से फिर आपको प्रांगण में घूमते आदमी तो भीड़ होगी। और लाइन तेजी से बढ़वाएं, लाइन रुक कर चलता है। और पास जो है, पास की समुचित व्यवस्था नहीं है। वो 10-10 पास जो काउंटर से कट रहा है, इसीलिए भीड़ लगती है, क्योंकि 4 बजे सुबह से ही श्रद्धालुओं को बैठा दिया जाता है पास लेने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवगढ़ से हमारे सहयोगी मनीष दुबे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? क्या अभी भी ये जो सिस्टम, ये जो नया सिस्टम बनाया गया है, अभी भी फेल बताया जा रहा है और कब तक सुधार की जरूरत है इसमें? जी देखिए, बिल्कुल ये जो शीघ्र दर्शनम के लिए स्मार्ट कार्ड का व्यवस्था जो लागू किया गया था, इसका आज फाइनल ट्रायल था कि आज ये कैसे काम करता है। लेकिन अति आवश्यक भीड़ जो है ज्यादा वहाँ पे हो गया, जिसके वजह से जो है ये सिस्टम फेल्योर हो गया। उसके बाद जिस तरह से मैनुअली जाता था शीघ्र दर्शनम के लिए, वैसे ही लोग जा रहे हैं। हालांकि जो आम श्रद्धालुओं के लिए जो कतार लगाई जाती है वो अलग है, ये शीघ्र दर्शनम वाला में ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन इसको बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द से भी सुधार लिया जाएगा। जी मनीष, मंदिर प्रबंधन की ओर से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? आखिर किस वजह से इस जो सिस्टम थी उसमें खराबी आई? जैसा कि बताया जा रहा है कि जो भीड़ जो है ज्यादा हो जाने की वजह से ये सिस्टम फेल्योर हो गया। लेकिन इसको फिर फर्दर जांच करके बताया जा रहा है कि इसे फिर से लागू करने की कोशिश की जाएगी। कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा? आज भी ये जो था ये फाइनल ट्रायल के ही रूप में इसको देखा जा रहा था जी, जिसमें कि जो खामियां आई है वो 1-2 दिन के अंदर में ही वो ठीक हो जाएगा। चलिए मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इधर पुलिस एसोसिएशन रांची शाखा का चुनाव आज किया जा रहा है। 5 पदों के लिए चुनाव के लिए कुल 10 प्रत्याशी इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 10 बजे तक नामांकन का समय था, जबकि 10:30 बजे तक नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद वोटिंग की शुरुआत हुई। दोपहर 12 बजे से शुरू मतदान प्रक्रिया शाम के 8 बजे तक चलेगी, जिसके बाद आज ही काउंटिंग होगी। इस वोटिंग में करीब 1100 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम अब तो ये पर्यवेक्षक के ऊपर ये होता है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि चूंकि परीक्षा है, आज संडे का दिन है, परीक्षा है, तो इसलिए वो 8 बजे तक, संभवतः 8 बजे तक हम लोग प्रयास करेंगे। और जो लाइन में लगे रहेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका मतदान हो, क्योंकि मतदान सभी का अधिकार है, मतदान से वंचित नहीं रहना। रिजल्ट तो उसके बाद मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद काउंटिंग का प्रक्रिया शुरू होगा। अब काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब खत्म हो जाए रिजल्ट आ जाएगा। और वहीं बोकारो के 17 परीक्षा केंद्र पर आज झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हो रही है, जिसमें 10,092 परीक्षार्थी शामिल हैं जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। जिले के 17 सेंटर पर यह परीक्षा ली जा रही है, जिसकी तैयारी में जिला प्रशासन पहले से ही जुटा हुआ था। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहली पाली में 120 नंबर का जनरल इंजीनियरिंग और दूसरी पाली में संबंधित ब्रांच से संबंधित 120 नंबर के प्रश्न होंगे। परीक्षार्थियों ने इस पर बताया कि वे लोग इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने बेहतर रिजल्ट की भी यहां पर उम्मीद जाहिर की है। जेई का एग्ज़ाम है आज और ये
टोटल एक ही शिफ्ट में आज टोटल 3 जगह सेंटर बनाया गया है, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो और एक रांची। टोटल इसमें 50 से 40 हज़ार के समथिंग स्टूडेंट हैं टोटल। बस यही इतना ही है। किस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में? टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चन हैं जो बेसिक रहेंगे, बेसिक इंजीनियरिंग से। उसमें से मैथ, रीजनिंग, झारखंड, करंट अफेयर और बाकी एक पार्ट 1 और पार्ट बी 2 एग्जाम इसमें 120 प्लस 120। 120 में पार्ट बी में पूरे टेक्निकल होंगे और 120 में 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन होंगे जनरल से। बस यही है। और देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद देवघर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया जाएगा उनके द्वारा। इसे लेकर देवघर कॉलेज मैदान में तैयारियां पूरी हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है और 12 जुलाई को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ एम्स के 200 बेडों का अस्पताल का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। और ये जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं, ये देवघर कॉलेज का ग्राउंड है और यहाँ पर जो है संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को संबोधित करेंगे। कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर मोदी जी का कार्यक्रम है। मोदी जी का यहाँ पे कार्यक्रम है देवघर कॉलेज प्रांगण में। वो यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हम लोग लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पे 1 लाख लोगों का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि यहाँ पे मोदी जी अच्छी तरह से कार्यक्रम को संबोधन कर पाए। अभी आप लोग क्या क्या करा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे जो स्टेज पहले पूर्व में बना हुआ था वो जर्जर अवस्था में था, उसको पहले तोड़ा जा रहा है ताकि जो भीड़ आए उसको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे स्टेज बनाया जा रहा है, पंडाल बनाया जा रहा है जो कि धूप रहेगा उस समय, तो किसी को भी दिक्कत नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। युवा हैं, कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ही उत्साहित हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व महसूस करने की बात है कि 12 जुलाई को मोदी जी का आगमन देवघर के धरती पे होने जा रहा है और हम लोग सारे पूरे देवघर वासियों के लिए बहुत ही माने गर्व महसूस करने का समय है कि देश के, विश्व के सबसे बड़े लोग जो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाने जाते हैं वो हमारे बाबा बैद्यनाथ की नगरी में उनका आगमन होने जा रहा है। ये इससे बड़ा सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, ये पूरे गर्व की बात है कि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है जिसके तहत यहाँ देवघर कॉलेज परिसर में पहुंचेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाजपा के लोगों के साथ साथ आम जनताओं में भी काफ़ी खुशी का माहौल है क्योंकि प्रदेश के प्रधानमंत्री देवघर पहुँच रहे हैं और यहाँ पे विभिन्न कार्यों में वो शिरकत करेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और इधर झारखंड के 14,000 से ज्यादा कृषक मित्र पिछले 13 दिनों से मानदेय की मांग को लेकर रांची में आंदोलन कर रहे हैं। कृषक मित्रों की मांग है कि वे कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के साथ जुड़कर लगातार किसानों के मित्र के रूप में सरकार की योजनाओं को जमीन पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हें भुगतान के बदले कमीशन दिया जा रहा है जो उन्हें स्वीकार बिल्कुल नहीं है। कृषक मित्रों का ये आंदोलन रांची के हिनों में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के सरकारी आवास के बाहर जारी है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कृषक मित्रों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में राज्य भर से पहुंचे कृषक मित्रों का यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं कृषि मंत्री के आवास के बाहर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कृषक मित्र अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या है उनकी मांगे, हम खुद उनसे ही बात करेंगे। आप लोग जो यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हैं तो आपकी मांग क्या है? हम पिछले 12 वर्षों से कृषि के क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। हमारा एक ही मांग है कि हमें मानदेय दिया जाए। लगातार सरकार केसीसी को लेकर 50 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया कमीशन देने की बात करती है, पर हमने कृषि मंत्री को साफ तौर पर कहना है कि हम कृषक मित्र को दलाल ना बनाएं। कमीशन उसे दिया जाता है जो दलाली करता है, पर हम सम्मान से जीने का हक चाहते हैं। हम सरकारी कर्मचारी कहलाना चाहते हैं। हम लगातार दिन रात कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? लगभग 12 वर्षों से लगातार हम लोग कृषि विभाग के अलावे आत्मा है, सहकारिता विभाग है, पशुपालन विभाग है, मनरेगा है, ऐसे कई विभाग है जो सारे कार्य हम लोग करते हैं। किसी मद से किसी नाम पर आप लोग को भुगतान किया जा रहा है? नहीं, कोई पैसा हम लोगों को नहीं दिया जाता है। केवल कॉपी कलम इत्यादि के लिए 1000 रुपया दिया जाता है। क्या मांगों को आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? काम अनेकों हम लोगों से लिया जाता है, इसके बदले हम लोगों को कुछ दिया नहीं जाता है, जिसके चलते हम लोगों का भरण पोषण होना बहुत दुश्वार हो रहा है। हम कृषक मित्रों की स्थिति बहुत दयनीय हो गया। हम लोगों को
ऊपर विचार करें। कोई मुलाकात अभी तक आप लोग अपनी मांगों को सामने कृषि मंत्री के सामने रखा हो या कभी और मिलने का मौका मिला हो सीएम से? हम लोग मैंने 21 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन में है। हमारे कृषि मंत्री बीच में बोले जो आप लोग धरना प्रदर्शन को ख़त्म कीजिए और आप अपने घर जाइए, हम मुख्यमंत्री से वार्तालाप करके आप लोगों के बारे में कुछ करेंगे। और यहाँ से 5-6 दिन पहले यहाँ से गायब हो गए हैं कृषि मंत्री जी। यानी आंदोलन कब तक? जब तक हम लोग का मानदेय नहीं देते तब तक। कृषक मित्र हैं, खुद को किसान का सहयोगी बताते हैं। ये भी बताते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से नहीं हटेंगे। साथ में बता दें कि ये जो इसी में जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में कृषि मंत्री का आवास भी है, सरकारी आवास है, लेकिन फिलहाल कृषि मंत्री यहाँ नहीं है। इनका भी साफ कहना है कि जब तक मुझे या हम लोगों को जब तक पूर्ण रूप से हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, कोई ठोस भरोसा नहीं मिलता है, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।